नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवम उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रीड अप ऑन में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल पर हिस्ट्री और करंट प्लस आपका इकोनॉमी की क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल रही हैं लगातार। अभी लेखपाल के लिए हमने ग्रामीण विकास की भी क्लासेस चैनल पे डालना शुरू किया हुआ है, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन अभी तक चैनल पे नहीं आया है, वो था ज्योग्राफी। आज से हम ज्योग्राफी के एक नए सेक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। आपको प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे। ज्योग्राफी का जो सबसे पहला सेगमेंट हम उठा रहे हैं वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी। क्योंकि इसको उठाने के पीछे रीज़न क्या है, तो हम देखते हैं कि हमारा जो इंडियन ज्योग्राफी है उससे संबंधित सवाल एग्जाम में सही हो जाते हैं। यानी भारत का भूगोल जो है उससे संबंधित सवाल हम सही कर लेते हैं। लेकिन जो सेक्शन हमारा ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है वो हो जाता है क्या आपका, वो हो जाता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। क्यों? क्योंकि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैपिंग से पूरी तरीके से परिचित नहीं हैं, उसकी लोकेशन से परिचित नहीं हैं। अक्षांशीय देशांतरी विस्तार विभिन्न देशों के बारे में हम भारत का तो याद कर लेते हैं, लेकिन विश्व के विभिन्न देशों के अक्षांशीय देशांतरी विस्तार, उनकी नदियां, पर्वत, पहाड़, उनकी जनसंख्या, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको हल करने में हमेशा समस्या का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो में हम आपसे इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये वीडियोस देखने के बाद आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में गलत ना होने पाए, ये मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि जो है हमारा वर्ल्ड का निर्माण कैसे हुआ, यानी कैसे बना ये विश्व। पृथ्वी थी, पृथ्वी के आपको पता है सभी महाद्वीप पहले एक ही क्षेत्र का भाग थे, एक ही स्थलखंड था, वो विखंडित हुए और धीरे धीरे वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव हुए। फिर निर्माण हुआ किसका, उत्तर अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का, अफ्रीका का, यूरोप का, एशिया का, ऑस्ट्रेलिया का, अंटार्कटिका, ये सब क्षेत्रों का निर्माण उसके बाद हुआ है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आपसे कि पृथ्वी पर उत्पत्ति कैसे हुई, किसकी, जीवन की। जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर इस प्रकार हुई है कि बहुत वर्ष पूर्व, करोड़ों वर्ष पूर्व एक घटना जानी जाती है आपकी बिग बैंग की घटना बोलते हैं उसको, जिसमें पहले पूरा न्यूक्लियस बहुत यूनिवर्स बहुत डेंस पार्ट में था, एक इतना ज़्यादा डेंस था कि उसमें क्या हुआ, फिर विस्फोट हो गया। उस घटना को वैज्ञानिकों ने बिग बैंग नाम दिया। बिग बैंग घटना के बाद जो कण थे वो चारों तरफ बिखर गए, उसी में से एक पृथ्वी बनी। पृथ्वी पर धीरे धीरे तापमान शुरुआत में बहुत ज़्यादा था, तापमान धीरे धीरे वर्षों की, करोड़ों वर्षों की सतत प्रक्रिया के बाद पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई। ठंडी होने के बाद एक ऐसा एज आया कि आइस एज में कन्वर्ट हो गया, यानी बर्फ बन गई। बर्फ बनने के बाद फिर से तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होना शुरू हुई। तापमान में वृद्धि होने के बाद वो बर्फ पिघल करके धीरे धीरे उन भाग क्षेत्रों की तरफ जाने लगी जहां जो है ढलान उनको मिलता गया। इन ढलानों के माध्यम से चट्टानी संरचनाओं के ऊपर से जब ये पानी बहता था तो उस पानी के साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जैसे, कार्बन जैसे एलिमेंट जो हैं इस पानी के साथ बह करके एक जगह इकट्ठा हुए, जिसे हम आज समुद्र के नाम से जानते हैं। एक जगह इकट्ठा होने, अब कौन कौन सी चीजें इकट्ठा हो रही हैं एक जगह, तो ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, ये चार चीजें आपकी एक जगह जाके इकट्ठा हो गई। अब देखिए, आपको पता है कि ये चार ही एलिमेंट ऐसे हैं जो किसी जीव के निर्माण के लिए क्या बनाते हैं एमिनो एसिड। एमिनो एसिड, इसके बारे में आपको ज्योग्राफी में ज़्यादा समझाया गया होगा, ठीक है, उस बायोलॉजी में। ज्योग्राफी में इसका बस हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन की उत्पत्ति हो कैसे गई, समझ रहे हैं ना आप। तो ये चारों एलिमेंट जब बर्फ पिघलना शुरू हुई, बर्फ पिघलने के साथ ही क्या हुआ, पानी के बहाव के साथ चट्टानों में से ये एलिमेंट्स निकल कर समुद्र में पहुंच गए। फिर धीरे धीरे ब्लू ग्रीन एल्गी का विकास हुआ। ब्लू ग्रीन एल्गी के बाद और सारे वनस्पतियों का विकास हुआ, फिर जीवों का विकास हुआ। फिर धीरे धीरे सतत विकास प्रक्रिया से मानव के पूर्वज मानव जो थे, जिन्हें आदि मानव कहते हैं हम, वो विकसित हुए।
और आज जो है हम होमो सैपियंस के रूप में, आधुनिक मानव के रूप में आपको दिख रहे हैं। ये कहानी थी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की। लेकिन पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई, साथ ही साथ हमें कुछ चेंजेस भी देखने को मिले। तो ये देखिए, ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, ठीक है। शुरुआत में ये जो बीच वाला भाग देख रहे हैं हम, ये पूरा का पूरा जुड़ा हुआ स्थलखंड था, स्थलखंड, ठीक है। ऐसा स्थलखंड, इसको हम बोलते थे पैंजिया नाम से। किसके नाम से? पैंजिया नाम से बोल रहे हैं। और जो बाकी भाग था उसको बोलते थे पैंथालासा, पैंथालासा के नाम से। और पैंथालासा और पैंजिया के बीच में एक जो है क्षेत्र होता था, ठीक है। ये जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। वहाँ गाद वाद जमा हुई थी। तो ये दो भाग आपको, जो स्थल खंड था वो पैंजिया और जो जलीय खंड था उसको हम पैंथालासा के नाम से जानते थे। पैंजिया और पैंथालासा, स्थल खंड और जलीय खंड। धीरे धीरे क्या हुआ? पैंजिया विखंडित होना शुरू हुआ। क्या? पैंजिया विखंडित होना शुरू हुआ। विखंडन के पश्चात ये जो है, इसके स्थल खंड धीरे धीरे एक दूसरे से दूर मूव होना शुरू हुए। तब आप मान लीजिए कि ये रहा होगा ऐसा, ठीक है। तो आपको यहाँ देखने को जो मिलेगा वो उत्तरी अमेरिका का भाग, यहाँ आपको दक्षिण अमेरिका, ये पूरा का पूरा यूरोप का भाग, यहाँ दक्षिण अफ्रीका, ये पूरा एशिया का भाग देखने को मिल जाता है आपको। और यहाँ मिल जाता है हमको ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में अंटार्कटिका, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ें क्या थी कि ये जो थ्योरी दी हुई थी, ये थ्योरी दी हुई थी पैंजिया और पैंथालासा वाली, किसके द्वारा? तो उनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। ध्यान रखिएगा, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो सबसे पहले चैप्टर में इस चीज़ की आपको परिभाषा दी हुई है। अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत दिया हुआ है, उसको बोलते हैं ड्रिफ्टिंग थ्योरी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ड्रिफ्टिंग थ्योरी। ध्यान रखिएगा, इसको ड्रिफ्टिंग थ्योरी बोलते हैं, ड्रिफ्टिंग थ्योरी। ये वेगनर के द्वारा दिया हुआ सिद्धांत था। और ये सिद्धांत को देने के बाद उन्होंने प्रूफ कैसे दिया कि ऐसा ही हुआ था। तो आप देखेंगे, जब मैप देखेंगे हम, तो जो ये दक्षिण अमेरिका वाला भाग है, ऐसे दक्षिण अमेरिका वाला भाग है, और जो आप अफ्रीका वाला भाग देखते हैं, आप देखेंगे कि इसके जो अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, उसका जो है वो कौन सा भाग? उसका पूर्वी भाग और अफ्रीका का पश्चिमी भाग, दोनों में अगर हम फिट करना चाहें तो एक दूसरे में बिल्कुल सटीक बैठ जाएंगे। यानी ये, अब मान लीजिए एक इमेज है, ऐसी है, ठीक है। ये इमेज आपको ऐसी दिख रही है, मान लीजिए ऐसी है, और दूसरी इमेज आपकी ऐसी है। तो देखिए, अगर इन दोनों इमेजों को मिला दें हम, तो आपको एक ऐसा फिगर देखने को मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल जुड़ा हुआ फिगर देखने को मिलेगा। ये दोनों आपस में बिल्कुल चिपक जाएंगे। ऐसा ही हमें दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के साथ देखने को मिलता है। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो हम देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के तट आपस में बिल्कुल अच्छे से सटीक रूप से बैठ जाएंगे। इसी तरीके से उत्तर अमेरिका, यूरोपीय भागों के क्षेत्र, और एशिया और बाकी दक्षिण एशियाई देशों के क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं कि अगर इनको पूरा इकट्ठा कर दिया जाए तो फिर से ये एक ऐसे शेप धारण कर लेंगे। तो ये हुआ पैंजिया और वेगनर की थ्योरी। यहां से हमारा शुरू होता है आपका क्या? ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी सेक्शन, ठीक है। अब क्या हुआ? महाद्वीपों का निर्माण हो गया है। महाद्वीपों के निर्माण के बाद अब जान लेते हैं कि विश्व में कितने महाद्वीप पाए जा रहे हैं। तो विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 7। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ध्यान रखिएगा, नाम फिर से मैं बोल दे रहा हूं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। क्या क्या? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ये आपके वो क्षेत्र हैं,
इनको, जिन्हें महाद्वीपों के नाम से हम जानते हैं, जिसमें भारत जो है वो किसका पार्ट है, वो एशिया महाद्वीप का पार्ट है, एशिया महाद्वीप का पार्ट है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि भारत विश्व में कहाँ स्थित है, तो आप देख लीजिए भारत की स्थिति अगर ऐसे पृथ्वी को 4 भागों में बांट दें, ये होगा हमारा नॉर्थ, ये होगा साउथ, ये होगा हमारा ईस्ट और ये होगा वेस्ट। यानी भारत जो होगा वो यहाँ स्थित है। कहाँ? क्योंकि आप भारत की जो लास्ट सीमा है कन्याकुमारी वाला, वो 8 डिग्री 4 मिनट होती है, ये हम सभी को पता है। तो भारत जो है कहाँ? नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में, यानी उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है विश्व के। कहाँ? उत्तर पूर्वी भाग में। अगर भारत के अक्षांशीय देशांतरी विस्तार की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, तो आपको यहां से देखने को मिलेगा ये 8 डिग्री 4 मिनट और ये 37 डिग्री 6 मिनट और ये 68 डिग्री 7 मिनट और ये 97 डिग्री 25 मिनट। तो आपको ये भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार, ठीक है, अक्षांशीय देशांतरी विस्तार कितना? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक आपको भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार देखने को मिलता है। बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा कि इससे संबंधित सवाल आते हैं, आप नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो का PDF जब आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करेंगे तो वहां से मिल जाएगा, तो आपको ज़्यादा नोट करने की जरूरत भी नहीं होगी। और मैं आपको ज्योग्राफी का एकदम शॉर्ट में, एकदम कंसाइज फॉर्म में हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आगामी एग्जाम में मैं जो है वो आपके 60 से 70% प्रश्न बिल्कुल वहीं से फंस जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, वो नोट्स आपको जल्दी ही तैयार हो रहे हैं, मिल जाएंगे। ये बात की हमने विश्व में महाद्वीपों की संख्या के बारे में। कितने महाद्वीप टोटल? टोटल हैं 7 महाद्वीप। अब आइए चर्चा कर लेते हैं कि किस महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है, विश्व का क्षेत्रफल में उसका पार्टिसिपेशन कितना है और विश्व की जनसंख्या में उसका भाग कितना है। तो ये आपको दिख रहा होगा आपके सामने स्लाइड पर कि विश्व में 7 महाद्वीप प्लस जो है आपको 7 महाद्वीपों में दिया हुआ है कि कौन से महाद्वीप में कितना। बात करते हैं एशिया की, तो एशिया की जो क्षेत्रफल देखने को मिल रहा है वो आपका 43,820 3 बार 0, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब 4,38,20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल किसका आपको क्षेत्र देखने को मिल रहा है, तो वो एशिया का देखने को मिल रहा है। और जनसंख्या को देखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 4 अरब 16 करोड़ 42 लाख 52 हजार। कितना? 4 अरब 16 करोड़ 42 लाख 52 हजार देखने को मिल रहा है जनसंख्या। देखिए, जनसंख्या और इससे क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न एग्जाम में नहीं बनते हैं। आप इसका, मैं एक बार इसको इरेज कर दे रहा हूं, आप इसको जो है क्या कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं ताकि आप बाद में इसको नोट कर सकें। लेकिन इसका आपको इससे संबंधित सवाल नहीं बनते हैं कि क्षेत्रफल कितना है और जो है वो जनसंख्या कितनी है। लेकिन इसके आगे जो कॉलम दिया हुआ है ये वाला, इससे संबंधित सवाल एग्जाम में बनते ही बनते हैं। क्या बनते हैं कि एशिया का क्षेत्रफल जो है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो ध्यान दीजिए 29.5%। लेकिन जो जनसंख्या का निवास है विश्व की, उसका 60% जनसंख्या कहाँ निवास कर रही है? वो निवास कर रही है एशिया में। और जनसंख्या प्रति वर्ग मीटर ये होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, तो वो क्या है? 95। यानी 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एशिया में कितने लोग रह रहे हैं? तो 95 लोग, 95 लोग रह रहे हैं 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। जो क्षेत्रफल है वो कितना हुआ? 29.5%। जो जनसंख्या है वो कितने हुई? 60%। और जो लोग रह रहे हैं प्रति वर्ग क्षेत्र में, किलोमीटर क्षेत्र में, वो कितने हैं? 95 हैं। ध्यान रखिएगा, एशिया से इस बात से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो विश्व के क्षेत्रफल का 20%,
15% जनसंख्या और प्रति वर्ग किलोमीटर 33.7 लोग। उत्तरी अमेरिका में 16.5%, 8% जनसंख्या और 22.1 प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लोग रहते हैं। दक्षिण अमेरिका में 12% जनसंख्या, 12% क्षेत्रफल, 6% जनसंख्या और 22 जो है वर्ग किलोमीटर, 22 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रह रहे हैं। वहीं यूरोप 6.8% क्षेत्रफल, 11% जनसंख्या और 72.5 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 5.9% क्षेत्रफल है, 0.4% लोग रहते हैं और 3.2 प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अंटार्कटिका की बात करें तो 9.2% क्षेत्रफल है, 0.0002% लोग वहां निवास करते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या 0.003। अब अंटार्कटिका में इतना ज्यादा जो है, इतना कम आपका जनसंख्या घनत्व या विश्व की जनसंख्या परसेंट होने से रीजन ये है कि अंटार्कटिका में आपको पता है कि वहां क्या जमी हुई है, आइस। वहां बर्फीला क्षेत्र है, जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां होती हैं वो वहां नहीं है। वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे होता है, माइनस में होता है, तो वहां लोग इसलिए नहीं रह पाते हैं। फिर भी 0.003 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वहां का जनघनत्व तो हमें देखने को मिलता है। इन सब में बात करें तो आपको सबसे कम जनघनत्व तो देखने को कहां मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में। और सर्वाधिक जो जनसंख्या का प्रतिशत रह रहा है वो कहां रह रहा है, तो वो रह रहा है एशिया में। अगर इस पे हम चर्चा करना चाहें कि एशिया में ऐसी जो है दशाएं क्यों मौजूद हैं, तो आप देखेंगे कि एशिया में तापमान, वर्षा की मात्रा, खाद्य उपलब्धता, उपजाऊ भूमि, इन सब की जो है वो क्या है कि ये अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं जीवन जीने के लिए। ठीक है, अनुकूल परिस्थितियां जब उत्पन्न होंगी तो लोगों का विकास, जनसंख्या ग्रोथ भी बहुत तेजी से होती है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि जो है क्या था, और इसमें याद क्या क्या रखना है कि आपको एशिया का क्षेत्रफल और एशिया का जनसंख्या घनत्व प्लस साथ ही साथ जो है आप कितना परसेंट वो विश्व का है, कितनी परसेंट विश्व की जनसंख्या एशिया में निवास करती है। तो तीन ही फिगर है, आप याद भी रख सकते हैं कौन कौन सा, 29.5, 60% और आपका 95। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कि इन महाद्वीपों में इनका आकलन कैसे किया गया है। तो इनके आकलन की बात करें तो सबसे बड़े देश की बात कर रहे हैं हम। सबसे बड़ा देश, आपको विश्व में सबसे बड़ा देश देखने को कौन सा मिल रहा है, तो वो है आपका एशिया में अगर बात करें सबसे बड़े देश की तो वो है आपका चीन। वहीं अफ्रीका की बात करें तो अल्जीरिया, उत्तर अमेरिका की बात करें तो कनाडा, दक्षिण अमेरिका ब्राजील, यूरोप में रूस और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया आपका सबसे बड़ा देश है। सबसे छोटे देश की बात करें तो एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव, अफ्रीका का मेओटी, उत्तर अमेरिका का सेंट पीरे, दक्षिण अमेरिका का फॉकलैंड, यूरोप का वेटिकन सिटी और ऑस्ट्रेलिया का नीरू। इसी तरीके से सबसे लंबी नदी यांगटीसी, नील, अफ्रीका में नील, और ये यांगटीसी क्यांग कहाँ, चाइना में, नील नदी अफ्रीका में, मिसिसिपी मिसौरी जो है आपकी देखने को कहाँ मिलती है, वो उत्तर अमेरिका में। यूपीपीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया 2018 में कि बर्ड फुट डेल्टा यानी पंछी के पंजे के आकार का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो आपको मिसिसिपी मिसौरी उसमें राइट आंसर था। यूरोप की जो है कौन सी नदी है सबसे लंबी, तो वो है वोल्गा। और ऑस्ट्रेलिया की मरे डार्लिंग, क्वेश्चन भी पूछा गया कि मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है, तो आपको टिक करना था ऑस्ट्रेलिया। सबसे ऊंचे पर्वत शिखर की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट एशिया में, माउंट क्लिमंजारो अफ्रीका में, माउंट मैकिनले उत्तर अमेरिका, एकांगुआ दक्षिण अमेरिका, माउंट एल्ब्रूस यूरोप, पुकांग जया ऑस्ट्रेलिया और विंसम मोसिफ आपका अंटार्कटिका में देखने को मिलता है। बात सबसे बड़ी झीलों की, कैप्सियन सागर इन एशिया, अफ्रीका में विक्टोरिया, उत्तर अमेरिका में सुपीरियर, जो कि आपकी 5 जो झीलें हैं उत्तर अमेरिका की, उसमें से एक झील है
आपकी सुपीरियर, बाकी ह्यूरन है, आपकी मिशिगन है, ओंटारियो है, ये सारी झीलें हैं, तो उसमें सुपीरियर उत्तर अमेरिका में सबसे बड़ी है। और दक्षिण अमेरिका में हमें झीलें नहीं देखने को मिलती हैं। यूरोप में लैडोगा, और जो है ऑस्ट्रेलिया में झीलें हैं। कौन सी झील है? आयर। सबसे अगर डीपेस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो गहनतम बिंदु तो वो कहाँ है? एशिया में मृत सागर में, अफ्रीका में अस्ताल झील में, उत्तर अमेरिका डेथ वैली, अमेरिका दक्षिण अमेरिका में लैगून डेल कार्बन, यूरोप में कैप्सियन सागर में, और ऑस्ट्रेलिया में आयर झील में, प्लस अंटार्कटिका की बात करें तो डीप लेक और वेस्टफोल्ड हिल्स। ये तो था कि उच्चावच के आधार पे क्या कौन सा देश बड़ा, क्षेत्रफल के आधार पे छोटा बड़ा देश, मतलब इनसे संबंधित सवाल आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे ही। एक बार फिर मैं स्क्रीन से हट रहा हूं इसको साफ करके, तो स्क्रीन को क्लियर करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे संबंधित सवाल एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिए इससे संबंधित सवाल मतलब श्योर है कि आपको मिल जाएगा एग्जाम में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, और वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आप याद हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है, फोकस रखना है, वो आपको एशिया पे ही रखना है। उसके अलावा उत्तर अमेरिका से संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं आपका, फिर यूरोप से संबंधित। तो आपको ध्यान रखना है कि वोल्गा, मिसिसिपी मिसौरी, यांग टीसी क्यांग, साथ ही साथ चाइना, कनाडा और रसिया, प्लस गहनतम बिंदु मृत सागर, डेथ वैली और कैप्सियन सागर में। और सबसे तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो देखिएगा, चीन, मालदीव, यांटीसी, माउंट एवरेस्ट, कैप्सियन सागर, मृत सागर, ये आपको ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं। ये तो हुआ कि कौन से क्षेत्र में कितनी जनसंख्या रह रही है, किससे संबंधित सवाल में क्या आता है, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, इन सारे चीजों की चर्चा हमने आपसे कर ली। ठीक है, अब हम आपसे जो चर्चा करने वाले हैं वो किस चीज की चर्चा करेंगे? एशिया महाद्वीप की बात, चर्चा एशिया महाद्वीप की कर लेते हैं। 1 सेकंड, ये ऊपर ऐसे हो गया। ठीक है, और इसको क्लियर कर लेते हैं ऐसे। चलिए, बात एशिया महाद्वीप की, एशिया महाद्वीप के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की चर्चा कर लेते हैं। तो एशिया महाद्वीप के बारे में हम जानते हैं, एशिया महाद्वीप में भारत भी स्थित है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घेरे हुए रखने वाला देश महाद्वीप है, प्लस आपका जनघनत्व तो यहाँ का सबसे ज्यादा है। जनसंख्या कितनी? विश्व की 60%, और प्लस जो है आपका क्षेत्रफल कितना था? तो 29.5%। साथ ही साथ जनघनत्व तो आपको 95 प्रति स्क्वायर वर्ग किलोमीटर देखने को मिला था। तो ये आपका था। अब एशिया महाद्वीप में बात कर लेते हैं। तो ये सबसे पहली लाइन वही लिखी हुई है जो मैंने आपको अभी बताई कि सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्षेत्रफल लगभग 29.5% है, 60% जनसंख्या है। भारत इसी का देश है जिसकी अवस्थिति दक्षिण एशिया में है। भारत की अवस्थिति अगर एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहाँ है? वो दक्षिण एशिया में आपको देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण एशिया में आपको देखने को मिलेगी किसकी? भारत की स्थिति। आपकी भारत की स्थिति कहां देखने को मिलेगी? तो दक्षिण एशिया में। वहीं अगर हम बात करें, एशिया महाद्वीप प्राथमिक रूप से पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में है। कहां है? तो पृथ्वी में पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में है। यह पूर्व में प्रशांत महासागर और साथ ही साथ दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। जब मैं मैपिंग कराऊंगा वर्ल्ड की तो आपको दिखाऊंगा कि इन महासागरों की पोजीशन एशिया के सापेक्ष किधर है। अगर वर्ल्ड की बात कर लेते हैं हम, मान लीजिए ये है, तो एशिया की पोजीशन आपको यहां देखने को मिलती है। इधर वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलता है क्या? प्रशांत महासागर का पूरा क्षेत्र है। यहाँ हिंद महासागर है और आपको इधर वाले क्षेत्र में आर्कटिक महासागर देखने को मिलेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको उत्तर में यहाँ ये वाला क्षेत्र जो है वो आर्कटिक महासागर वाला क्षेत्र है, ये प्रशांत महासागर, और इधर हिंद महासागर। प्रशांत महासागर इसके दोनों ओर आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका हिंद महासागर, आर्कटिक, और ये हो गया प्रशांत महासागर, इसको घेरे हुए है। नेक्स्ट
देखते हैं हम, तो हमें देखने को क्या मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा कि इसमें विषमताओं का महादेश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें अवस्थित पामीर के पठार को विश्व की छत भी कहा जाता है। एशिया महाद्वीप के कुल देशों की संख्या कितनी है? 49। और वहीं एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला देश मालदीव है। मालदीव से संबंधित एक प्रश्न अभी हम लोगों ने और देखा था कि एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वो भी आपका क्या था? मालदीव। और अब बात कर लेते हैं, तो ये देखने को मिला हमें क्या क्या फैक्ट देखने को मिला। 29.5% है। 60% जनसंख्या निवास करती है अवस्थिति दक्षिण एशिया में, पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में है। 3 महासागरों का नाम लिया, कौन कौन सा? पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन और आपका आर्कटिक ओशन, यानी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। ये देखने को मिलेगा आपको। एशिया में कुल देशों की संख्या 49 देखने को मिले, फिलिस्तीन सहित। और एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा था? चाइना था। और सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला देश क्या है आपका? वो रहा मालदीव। तो ये था कि वर्ल्ड की शुरुआत कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई बिग बैंग प्रोसेस के बाद, फिर महाद्वीप एक दूसरे से विखंडित कैसे हुए, किस सिद्धांत के आधार पे हम ये बात कहते हैं, फिर वर्ल्ड में की जनसंख्या की जो स्थिति थी वो मैंने आपको बताई, विश्व में सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, सबसे गहरा, सबसे बड़ी झील, इनकी चर्चा की। साथ ही साथ हमने एशिया महाद्वीप की भी चर्चा आपसे की। उम्मीद है कि जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए हैं वो आपको याद हो गए होंगे। अगर नहीं याद हुए हैं तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, वो फैक्ट बिल्कुल आपको रट जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। किसके बारे में? अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अफ्रीका और उसके बाद उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और ये सारी चीज़ों की चर्चा करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इन वीडियोस के पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएंगे, वहां जा करके आप इन वीडियोस का पीडीएफ प्राप्त कर लेंगे। अगर आपने हमारे चैनल रीड अप ऑन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जा सके। ठीक है, थैंक यू।